बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज महबूब हवेली का कहानी लेकर आपकी होस्ट दुआ भाई साहब की खिदमत में हाजिर है। वसीम अहमद की लड़की बहुत खूबसूरत और ज़हीन दिखाई देती है। शहर में इससे मुलाकात ना हो सकी, लेकिन हवेली में हो गई। अल्लाह उम्र दराज करे, ये हूबहू इससे मिलती है। ताहरा बोली, मेरे रिश्तेदारों का भी यही ख्याल है, लेकिन ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। औलाद की शक्ल सूरत माँ बाप से ही मिलती है। मौलवी साहब मुस्कुराते हुए बोले, मेरा इशारा मुख्तलिफ है। वसीम अहमद के बड़े भाई बशीर अहमद की अकलौती लड़की सुहाना और ऐनी में हैरत अंगेज मुशाहबत पाई जाती है। मेरे ख्याल में आपने सुहाना की तस्वीर नहीं देखी। खिलौनों वाले कमरे में अलमारी के अंदर रखी हुई है। आप इसे देखकर मेरे ख्याल की हमायत करेंगी। मैं अब चलता हूँ। वसीम अहमद को मेरी तरफ से सलाम दीजिएगा। जल्द इनसे तफसीली मुलाकात होगी। ताहरा ने इन्हें चाय के लिए रोकने की कोशिश की, लेकिन मौलवी साहब इनकार करके हवेली से बाहर निकल गए। वसीम अहमद रात को देर से हवेली आए। इनका मूड अच्छा नहीं था। शायद दयालपुर वालों के गिले शिकवे और इतना अरसा हवेली की खबर ना लेने की बातचीत ने इन्हें भड़का दिया था। वो बात बात पर लड़ने मरने को तैयार दिखाई देते थे। खाने की मेज पर खामोशी तारी रही। सिर्फ ऐनी बोलती रही, मुझे हवेली बहुत अच्छी लगी है, मैं यहाँ खुश हूँ। स्विमिंग पूल में नहाना मेरा ख्वाब था। मुझे यकीन है हवेली इस ख्वाब को पूरा करेगी। ताहरा ने मोहब्बत बाश निगाहों से इसकी तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हें हवेली के तन्हा माहौल में कोई परेशानी तो महसूस नहीं हुई? इसने पुरजोश लहजे में जवाब दिया, तन्हाई कैसी तन्हाई, मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, वो मेरे साथ है, मुझे तन्हा नहीं रहने देती। ताहरा ने हैरानगी के आलम में पूछा, कौन तुम्हारे साथ है? यहाँ तो मेरे और तुम्हारे बाबा के अलावा और कोई नहीं है। ऐनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माफ कीजिएगा, बेख्याली के आलम में गलत कह गई। दर हकीकत में कहना चाहती थी कि आप दोनों जो मेरे साथ हो। वसीम अहमद ने झंझलाते हुए लहजे में इसकी जानब देखते हुए कहा, तुम बहुत ज्यादा बातें करने लगी हो। चलो उठो और अपने कमरे में जाओ और सोने की तैयारी करो। ऐनी अफसुर्दा कदमों के साथ कुर्सी से उठकर कमरे की तरफ चली गई। ताहरा तासुफ भरे लहजे में बोली, आपको इससे यूं हम कलाम नहीं होना चाहिए था, इसके जहन पर बुरा असर पड़ सकता है। वसीम अहमद तलख लहजे में बोले, अगर खामोश रहो तो तुम्हारे हक में बेहतर होगा। मुझे नींद आ रही है, बर्तन समेटने के बाद आराम गाह में चली जाओ। वो उठकर कमरे की तरफ चले गए। इन्होंने बेदिली के साथ कपड़े तब्दील किए और सोने की नीयत से लेट गए। ताहरा ने जब बर्तन समेटने के बाद ख्वाबगाह का रुख किया, तब इसे बच्चों के कहकों की आवाजें सुनाई दी। इसने चौंक कर आवाज की सिमत का तयन किया। आवाजें खिलौनों वाले कमरे से आ रही थी। वो कमरे की तरफ कदम बढ़ाने लगी। कमरे की बत्ती जल रही थी और अंदर उधम मचा हुआ था। ये वही कमरा था जहां वसीम अहमद ने ऐनी को रहने से मना किया था। इनके जाने के बाद ऐनी बस जिद रही थी कि वो इसी कमरे में सोएगी। मजबूरन ताहरा ने इसे इजाजत दे दी थी, लेकिन अब कमरे में से ऐनी के अलावा किसी और बच्चे की आवाज भी सुनाई दे रही थी। ताहरा ने झटके के साथ दरवाजा खोल दिया और कमरे में निगाह दौड़ाई। ऐनी बिस्तर पर उछल कूद कर रही थी। कमरे में इसके अलावा और कोई नहीं था, लेकिन लकड़ी से बना हुआ घोड़ा जोर जोर से हिल रहा था, जैसे इस पर कोई बैठा झूला झूल रहा हो। घोड़े की रकाबें खींची हुई थी और ऐसे जाविये पर थी जैसे किसी ने इनमें पांव फंसाए हुए हों। ताहरा ने गुस्सीले लहजे में ऐनी की तरफ देखते हुए पूछा, ये क्या हो रहा है? घोड़े ने हिलना बंद कर दिया। ऐनी ने हड़बड़ाकर अपनी माँ की तरफ देखा और घबराए हुए लहजे में बोली, मैं खेल रही हूँ, अगर आपको इतराज है तो अब ऐसा नहीं करूंगी। ताहरा ने पूछा, घोड़े पर कौन बैठा था? कोई नहीं, आप देख सकती हैं, कमरे में मेरे अलावा और कोई नहीं है। ताहरा ने आगे बढ़कर घोड़े को चेक किया। वो अब साकत था। तब अचानक इसकी निगाह खिलौनों वाली अलमारी पर पड़ी और इसे मौलवी साहब के अल्फाज याद आए। खिलौनों वाली अलमारी के अंदर इसकी तस्वीर रखी है, आप इसको देख के मेरे ख्याल की हमायत करेंगी। इसने अलमारी के फट खोले। अंदर इस्तेमाल शुदा खिलौने बेतरतीब पड़े थे। उन खिलौनों के नीचे फ्रेम शुदा तस्वीर रखी हुई थी। ताहरा ने तस्वीर को उठाकर देखा। वो वसीम अहमद के भाई बशीर अहमद की लड़की सुहाना की तस्वीर थी। ऐनी और सुहाना में मुशाहबत हैरत अंगेज थी।
ताहरा ने तस्वीर वापस रख दी और अलमारी के फट बंद करके एनी का हाथ थामे अपनी ख्वाबगाह में चली आई। ख्वाबगाह का माहौल वसीम अहमद के खराटों की आवाज से गूंज रहा था। ताहरा ने एनी को अपने साथ बिस्तर पर लटाया और सोने की कोशिश करने लगी। नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। महबूब हवेली का माहौल पुर असरार था, लेकिन पुर असरारियत के पीछे कौन सा असरार पोशीदा था, इसे जानने में दुश्वारी पेश आ रही थी। तमाम रात बारिश तूफानी अंदाज में बरसती रही। सुबह आम सुबह की ही तरह थी। ताहरा ने उठने के बाद साथ लेटे हुए वसीम अहमद पर निगाह दौड़ाई। वो गहरी नींद सोए हुए थे, लेकिन एनी बिस्तर पर नहीं थी। इसने हड़बड़ाकर कमरे में इसे तलाश किया, फिर बाथरूम की तरफ चली आई। वो वहां भी नहीं थी। ताहरा ने ख्वाबगाह के पर्दों को हटाकर नीचे हवेली के अहाते में निगाह दौड़ाई। महबूब हवेली धुंध की लपेट में थी। लॉन का बेशतर हिस्सा धुंध की सफेद चादर में छुपा हुआ था। ताहम स्विमिंग पूल में से बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। ताहरा घबराहट के आलम में ख्वाबगाह से बाहर निकलकर हवेली के लॉन की तरफ भाग खड़ी हुई। अहाते में दाखिल होते ही सर्द हवा ने इसके जिस्म का मुसाहरा किया। इसके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन इसे सर्दी की परवाह नहीं थी। वो नंगे पांव लॉन को अबूर करके स्विमिंग पूल की तरफ चली आई। धुंध मुख्तसर वक्त के लिए आंखों के पर्दे के आगे से हटी। मंजर कुछ वाजिया हुआ तो इसे अपने हाथों के तोते उड़ते हुए महसूस हुए। एनी किसी जल परी की तरह सर्द पानी में तैर रही थी। स्विमिंग पूल के दरमियान में सब्ज रंग की ट्यूब लावारिस कश्ती की तरह डोलती हुई एनी के जिस्म के गिर्द चक्कर लगा रही थी। इसके ऊपर उबार की बदौलत ऐसा महसूस होता था जैसे इस पर कोई बैठा हो। स्विमिंग पूल का माहौल एनी के अलावा इसकी हम उम्र लड़की की आवाज से गूंज रहा था। ताहरा ने हरासा लहजे में चिल्लाते हुए एनी को स्विमिंग पूल से बाहर आने के लिए कहा। एनी ने हड़बड़ाकर माँ की तरफ देखा, फिर अपना रुख मोड़कर खामोशी के साथ स्विमिंग पूल की सीढ़ियां चढ़कर पानी से बाहर निकल आई। सर्दी की बदौलत इसका जिस्म नीला हो रहा था। होंठ होले होले कपकपा रहे थे और जिस्म में वक्फे वक्फे से जर्जरी की कैफियत पैदा हो रही थी। ताहरा ने इसे बाजुओं के पास से थामा और खींचती हुई ख्वाबगाह में ले आई। कमरे में दाखिल होने के बाद इसने उजलत के आलम में आतिशदान को रोशन किया और एनी के जिस्म को तौलिए से खुश्क करने के बाद इसे गर्म कपड़े पहना दिए।